हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल किसान ट्यूशन क्लासेस। आज हम क्लास 12th में गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होती है। जैसे मैंने कोई चार्ज लिया एक क्यू, ये चार्ज है तो उसकी वजह से कोई ना कोई फील्ड लाइंस होंगी या फिर कोई ना कोई फील्ड होगा। देखिए चार्ज की वजह से कोई इतना ये रीजन में इसका फील्ड है। अब ये चार्ज है तो जो उसका फील्ड है इस सरफेस से क्या हो रहा है, लिंक हो रहा है। जब ऐसे यहाँ पर ये लिंक हो रहा है इसका सभी डायरेक्शन में चार्ज। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सरफेस से लिंक होती हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर ये चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो रही हैं ये सरफेस से क्या हो रही है, यहाँ पर लिंक हो रही है। तो यहाँ पर क्या बना रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रही है। तो हमें यहाँ पर गॉस थ्योरम में रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में, चार्ज के बीच में और पाई के बीच में। इसके लिए हम गॉस थ्योरम के लिए कुछ अजम्पशन अज्यूम करेंगे। जो मैंने सरफेस लिया है यहाँ पर, सबसे पहले क्या लेंगे, हम क्लोज सरफेस लेना होगा। इसके लिए हमें गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली क्लोज सरफेस के लिए। यदि क्लोज सरफेस नहीं होगा तो जो ये फील्ड है वो सरफेस से लिंक नहीं होगा, वो तो सभी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। लेकिन सरफेस से लिंक होने के लिए क्लोज सरफेस का होना जरूरी है फील्ड लाइंस का, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। सेकंड पॉइंट हम क्या लेंगे, इसमें जो सरफेस लेंगे इसका क्या लेंगे, वो स्फीरिकल सिमेट्री। इसका रीजन मैं बताऊंगी आपको, स्फीरिकल सिमेट्री ही रीजन क्यों लिया। जैसे हमने सरफेस लिया यहाँ पर, ये क्या है, स्फीरिकल सिमेट्री सरफेस लिया यहाँ पर। एक रीजन मैंने ऐसे लिया, ये भी क्लोज सरफेस, ये भी क्लोज सरफेस है, ये स्फीरिकल सिमेट्री है, ये इनरेगुलर शेप है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पर ये क्या मान लिया, मैंने ds स्मॉल एलिमेंट मान लिया, यहाँ पर p पॉइंट मान लिया। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर p पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, स्फीरिकली आउटवर्ड हो गई। यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो भी क्या हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि वो क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। इस डायरेक्शन में भी क्या हो गया, ये r है जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, O से लेके P तक की, वो क्या है r। हर एक पॉइंट पे क्या है r, हर एक पॉइंट पे मैंने क्या माना है, P। यहाँ पर भी मैंने माना स्मॉल एलिमेंट ds। यहाँ पर भी इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ऐसे होगी, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। जो एरिया वेक्टर है हमारे पास A, मैंने A से डिनोट किया, जो एरिया वेक्टर है हमारे पास वो भी क्या हो गया, इसी साइड होगा। इस पॉइंट पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। जो एरिया वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। एन कैप से डिनोट किया, यानी कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन करना है वो क्या है, इजी है। हर एक पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। E और एरिया वेक्टर के बीच में जो थीटा है वो हर एक पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। लेकिन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, 0 डिग्री। यहाँ पर हमने P पॉइंट अज्यूम किया, सेकंड केस में इनरेगुलर शेप लिया हमने। यहाँ पर हमने P पॉइंट अज्यूम किया, यहाँ पर भी हमने एक P पॉइंट अज्यूम किया। यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस R है, यहाँ पर भी इसकी डिस्टेंस R है। इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी हमारे पास E, इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई इधर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, रिपल्शन होगा। जब नो एरिया वेक्टर होगा हमारे पास यहाँ पर, इस केस में ये सरफेस ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा हमारे पास, इस डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू, इस केस में क्या हो गया, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पर थीटा की वैल्यू, यहाँ पर थीटा क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर E और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो क्या है, कम है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे।
क्योंकि इनरेगुलर शेप की वजह से। यहाँ पर शेप हमने क्या ली है, स्फीरिकल सिमेट्री ली है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें हर एक पॉइंट पे सेम मिलेगा, यानी थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। इसलिए और इस कैलकुलेशन करना भी क्या हो गया, इजी हो गया। यहाँ पर हम कितने पॉइंट पे निकालेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करना क्या हो गया, टफ हो गया। इसलिए हमने यहाँ पर जो गॉस थ्योरम में जो शेप ली है वो क्या ली है, स्फीरिकल सिमेट्री ली है और क्लोज सरफेस एरिया लिया है। डेरिवेशन हम निकालेंगे इसका यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point P on the surface of sphere। क्या आ गई हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि क्या है इसकी, रेडियली आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की साइड है। अब हम क्या निकालेंगे, फ्लक्स लिंक विद सरफेस। हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है तो क्या लेंगे हम, स्मॉल फाई लेंगे, E डॉट डी एस कोस थीटा। थीटा की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री, यानी कि कोस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या बच गया, E डॉट डी एस, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमने क्या ली है, 0। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस क्लोज सरफेस। ये किसका सरफेस का, जो इंटीग्रेशन क्या है वो हमने क्लोज सरफेस का, एस हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस है, और ये गोल गोल सिंबल है हमारे पास, इसको डिनोट कर रहा है, क्लोज सरफेस लिया है। ये भी मैं सिंबल ही लगाऊंगी, तो ये किसके लिए हो गया, ओपन सरफेस के लिए। अब ये राउंड कर दिया इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, क्लोज सरफेस के लिए हो गया। टोटल फ्लक्स F5 हो गया यहाँ पर, E की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, क्या हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ फाई S ds। इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई R स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो फाई आगे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो किसके इक्वल हो गया हमारे पास, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इलेक्ट्रिक जो गॉस थ्योरम है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन over the closed surface in vacuum 1 by epsilon naught times the total charge containing inside the surface।
यही होता है हमारे पास गोस थ्योरम। जो गोस थ्योरम में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/ε टाइम्स होता है टोटल चार्ज के। ये हमने मीडियम लिया है ε0। ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, यानी कि यहाँ पर मीडियम, यहाँ पर हमने मीडियम कौन सा लिया है, एयर लिया है। यदि हम वाटर का मीडियम लेते हैं, यहाँ पर एयर का मीडियम लिया है, यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग हो गई है। यदि हम वाटर का मीडियम लेते हैं यहाँ पर, तो जो फील्ड लाइंस होती है वहां पर, उनकी जो चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो वीक प्रोड्यूस होता है। यदि हमने एयर में लिया है, जो यहाँ पर चार्ज की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए यहाँ पर मीडियम का भी डिपेंड हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर मीडियम का इंट्रोड्यूस किया है इस इक्वेशन, इस डेफिनेशन में, कि हमने कौन सा मीडियम लिया है यहाँ पर। आई होप आप सभी को इस गोस थ्योरम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।